हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। आप सभी को गुड आफ्टरनून। आपने जो लास्ट प्रैक्टिस सेट में अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों ने कमेंट करके भी बताया कि बहुत अच्छा आपको प्रैक्टिस सेट लगा। मैं ऐसे लेवल के अकॉर्डिंग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूं ताकि आपको एक बढ़ते हुए लेवल में सीखने में अच्छा लगेगा। राइट, जैसा कि आपको पता है कि जो टीचिंग का स्किल है, ज्ञात से अज्ञात या सरल से जटिल, मैं उसको पूरी तरीके से फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो आज का एक नया टॉपिक आपके बीच में लेकर आया हूं सुपर टेट के बच्चों के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज का टॉपिक होगा आपका बौद्ध शिक्षा। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं, मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था, वैदिक एजुकेशन, वैदिक शिक्षा। अब उसी के साथ एक और नेक्स्ट चैप्टर कहिए या टॉपिक कहिए जो उसी से कनेक्टिंग है, और ये आपका सुपर टेट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अदरवाइज अगर बात की जाए बाकी जितनी भी एग्जाम्स हैं टीचर्स रिलेटेड, उन सब के लिए भी ये हेल्पफुल होगा, लेकिन खास तौर से सुपर टेट के लिए। ठीक है, तो सुपर टेट के बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी और कुछ का ये कहना था कि सर बोर्ड पर भी पढ़ाइए। तो बोर्ड पर पढ़ाकर और सारी चीजें एप्लीकेबल करते हुए मैं आपको अपने लेक्चर उपलब्ध करा रहा हूं। तो जैसे भी आप सीख सकते हैं वैसे आप सीखेंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई आपको डाउट कमियां रहती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको इम्प्रूव करता रहूंगा। कई सारे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो मैं एक दिन पूरा वीडियो आपको सारे बच्चों के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हुए आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, और शुरुआत करने से पहले बस आपसे यही कहना चाहूंगा कि वीडियो में अंत तक बने रहें। लास्ट पोर्शन में, जैसा कि आपको पहले पता है कि लेक्चर के बाद क्वेश्चंस का भी सेशन होता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन शामिल किए हमने जो आप यूजुअल नहीं पढ़ते हो, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बौद्ध शिक्षा। क्रमांक वाइज अगर बोलेंगे तो दूसरा है सवाल, यहीं से शुरू है। अगर पूछा जाता भारत की द्वितीय शिक्षा प्रणाली कौन सी है, तो फिर आप जवाब दीजिए बौद्ध शिक्षा। और पूछा जाता पहली सबसे प्राचीन शिक्षा प्रणाली कौन सी है, तो आपको याद होगा वैदिक शिक्षा। ठीक है, चलिए अब अगर ये हम बात करेंगे इसके काल को लेकर, इसके समय को लेकर कि कौन सा ड्यूरेशन है जिस ड्यूरेशन में आने वाला एजुकेशन प्रोग्राम बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत या फिर बुद्धिस्ट एजुकेशन के अंतर्गत माना जाता है। क्लियर करें आप, जहां से वैदिक शिक्षा खत्म हुई है वहां से लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आपको याद होगा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक। दिस इज वेरी नोटेबल पॉइंट। आप यहां ध्यान देंगे, बिफोर क्राइस्ट लिखा हुआ है, ये क्या है, ईसवी है। तो अगर पूछा जाएगा, मेरा अपना मानना है ऐसी जगह ही सवाल आपके बनकर आपको परेशान कर देते हैं। एक ऑप्शन हो सकता है आपका जिसमें दिया जाए, ये सवाल पूछा जाए कि बौद्ध शिक्षा का काल था या माना जाता है तो 500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक, ये ऑप्शन आपको मिल सकता है। लेकिन आप याद रखिएगा, ईसा पूर्व नहीं जाएंगे, ईस्वी जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ मेन पॉइंट्स को लेते हुए। बौद्ध शिक्षा का माध्यम, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल यहां से उठाते हैं, बौद्ध शिक्षा का माध्यम। वैदिक एजुकेशन का जो माध्यम था विशुद्ध संस्कृत थी। आपको पता, वहां पर एक वर्ग और महिलाओं को खास तौर से शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, उच्च शिक्षा का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया।
तो लोगों ने संस्कृत को पूरी तरीके से सीख नहीं पाया और संस्कृत जटिल भाषा के रूप में उन तक पहुंची। इसलिए उन्होंने अपने कन्वर्सेशन के लिए कुछ तो डेवलप किया था। तो उस सारी भाषा या उन सारी लोक कथाओं को शामिल करते हुए, लोक भाषाओं को शामिल करते हुए शिक्षा का माध्यम बनाया गया। यहां दो चीजें याद रखना। पहला तो मेरा मानना है यही आ जाना चाहिए, पाली भाषा। अगर ये नहीं आता है तो फिर हो सकता है आपको डायरेक्ट मिल जाए लोक भाषाएं। ऑप्शन दो मिल सकते हैं, दोनों सही होंगे। अगर पूछा जाए शिक्षा का माध्यम क्या था बौद्ध शिक्षा के काल में, तो फिर पाली भाषा अथवा लोक भाषाएं। अब आम बोलचाल की जो भाषाएं थी उन सबको एजुकेशन का माध्यम बनाया, राइट। आज की एजुकेशन के रेफरेंस में अगर इस चीज को देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में जो मातृभाषा है आपकी, शिक्षा का माध्यम, एनसीईआरटी ने भी कहा शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। तो मातृभाषा ही कह सकते हो उस समय पाली भाषा होती थी या फिर लोक भाषाएं होती थी जिसमें लोग बातचीत करते थे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चर्चा करूंगा। देखें आप, शिक्षा की व्यवस्था को लेकर अगर बात की जाए, शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था विशेषता शिक्षा सभी के लिए थी। ये भी याद देखते होंगे आप, वर्तमान एजुकेशन में मिलता है ये सभी के लिए, सब पढ़े सब बढ़े। शिक्षा से किसी को भी वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। याद रखेंगे सबके लिए शिक्षा, ठीक है। शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य, सबसे प्रमुख उद्देश्य भावी जीवन के लिए तैयार करना, ये चीज याद रखना। जन कल्याण, लोक कल्याण या फिर भावी जीवन की तैयारी बौद्ध शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य है। अगर और इसके बाद की बात की जाएगी तो फिर कौन कौन से थे? बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार, ये भी उद्देश्य था। और अगर बात करेंगे तो फिर ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, निर्वाण प्राप्ति। अब निर्वाण भी उसी तरीके से जैसे वैदिक एजुकेशन में मोक्ष था, तो यहां पर भी है जीवन में आने वाली जो लालसाएं हैं उनसे छुटकारा पाना, ऐसे कह सकते हो। तो ये क्या था? आपका निर्वाण प्राप्ति थी। अगर और भी आगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे तो फिर चरित्र निर्माण, राइट, सच्चरित्रता भी एक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। और भी बढ़ेंगे तो फिर व्यक्तित्व का विकास। ये नंबरस पॉइंट ऐसे हैं जो किसमें शामिल किए गए? बौद्ध शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में। आप सीरियल वाइज दे सकते हैं। यहां पर अगर सवाल बनना है, मैं बार बार बोलता हूं, जिस टॉपिक को, जिस हेडिंग को लेकर ज्यादा पॉइंट्स होते हैं वहां ज्यादातर सवाल नेगेटिव बनता है। यहां पर आपको याद रखना है कि सवाल अगर बनेगा तो क्या बन सकता है? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य नहीं था, ये सवाल बन सकता था। तो आपको ऐसे पॉइंट्स याद रखने हैं। और इनके अलावा जो इससे टच करने वाले नहीं थे, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए निर्माण की जगह मोक्ष प्राप्ति, हो सकता है ये था, तो ये मोक्ष प्राप्ति नहीं आएगा, निर्वाण प्राप्ति आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगर पूछा जाता है कि बौद्ध शिक्षा पर किसका नियंत्रण था, तो देखिए बौद्ध
भिक्षुओं के नियंत्रण में थी। पूछा जाए शिक्षा किसके नियंत्रण में थी, तो शिक्षा बौद्ध भिक्षुओं के नियंत्रण में थी। राइट। सबसे प्रमुख जो गुण था इस एजुकेशन का, सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी, गुण थी, वो क्या था? स्व अनुशासन एवं आत्म संयम। यह शिक्षा स्व अनुशासन एवं आत्म संयम पर बल देती थी। क्लियर हुआ ये पॉइंट? आप देखेंगे एक एक पॉइंट इतना प्रैक्टिकल है, अगर आज भी बात की जाएगी, बट ये अफसोस है कि बौद्ध एजुकेशन को भारत में आज बहुत कम ही लोग इस पर फोकस कर रहे हैं। भारत को छोड़ दीजिए तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अब तक बौद्ध एजुकेशन को अपनाए हुए हैं। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा एजुकेशन सिस्टम था। प्राचीन काल में भी इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम था जहां पर मानव प्रगति, मानव उत्थान को लेकर बहुत सारा सब कुछ किया गया। ठीक है, सबके लिए शिक्षा। एक और खास बात समझिए, शिक्षा पूर्णतः आवासीय थी, रेजिडेंशियल एजुकेशन थी। अब आप सोचो, ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं और उस समय एजुकेशन कैसी थी? आवासीय थी। ठीक, आगे अगर और बढ़ेंगे तो फिर देखेंगे शिक्षा के दो प्रमुख स्तर थे। जैसा कि आप जानते हो, वैदिक एजुकेशन में भी शिक्षा के प्रमुख दो स्तर थे, दो। लेकिन यहां थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो सकता है, आप यहां रखिएगा प्रमुख कितने हैं? दो। लेकिन कुछ किताबें लिख रही हैं कि दो के अतिरिक्त एक तीसरा भी था, संघ में प्रवेश, संघ की शिक्षा। नॉर्मल तो दो ही कंसीडर किए जाएंगे, मैंने जहां तक पढ़ा दो ही मिलता है, लेकिन यहां कुछ राइटर्स लिख रहे हैं कि शिक्षा के तीन स्तर थे। तो तीन में क्या है? अगर पहला स्तर पूछा जाता है तो फिर आपका प्रारंभिक शिक्षा, दूसरा अगर पूछा जाता है तो फिर उच्च शिक्षा, और अगर तीसरा पूछा जाता है तो फिर संघ की शिक्षा, संघ शिक्षा। संघ में प्रवेश की भी एक, और संघ में भी जो समय था शिक्षा का वो भी कुछ निर्धारित था। तो अगर पूछा जाता है प्रमुख तो आपका पहला और दूसरा होगा, और अगर कहीं दो ऑप्शन नहीं आए तो तीसरा भी आप सही मान लेना। अगर कहीं दो की जगह तीन ऑप्शन पर आता है, किसी बौद्धकालीन शिक्षा में कितने शिक्षा के स्तर थे, तो तीन भी सही माना जा सकता है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है कि दो को सही मानना चाहिए। राइट, चलिए बढ़ते हैं इस पॉइंट को लेकर आगे। एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आपको। अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा को। प्रारंभिक शिक्षा को लेकर तो यहां पहला पॉइंट है प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र। वैसे तो अगर पूछा जाता है बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र तो फिर मठ और विहार होंगे, लेकिन अगर पूछा जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तो प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र क्या होते थे? मठ होते थे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? प्रारंभिक शिक्षा कहां दी जाती थी? मठों में दी जाती थी। अब मठ स्तूपाकार की बिल्डिंग्स होती थी जिनमें बच्चों को सिखाया जाता था। राइट, अगर अगले पॉइंट पर चर्चा करेंगे तो फिर मठों में प्रवेश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, प्रवज्या, संस्कार,
के द्वारा होता था। क्लियर हुआ पॉइंट? प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र मठ होते थे। मठों में प्रवेश की प्रक्रिया किससे होती थी? प्रवज्जा संस्कार से। अब समझिए आप, प्रवज्जा संस्कार प्रवेश की प्रक्रिया का संस्कार है, राइट? प्रोसेस वही होता था, बच्चे को नहा धुलाकर मेखला धारण करवाई जाती थी, ऐसा कुछ होता था, शिखा रखवाई जाती, तो वो सारा प्रोसेस करके उसे मठ में प्रवेश दिया जाता था। अब अगली चीज यहां पर जो बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इस संस्कार के बाद बालक को श्रमण अथवा सामनेर कहा जाता था। श्रमण अथवा सामनेर। अब पूछा जा सकता है कि प्रवज्जा संस्कार के बाद श्रमण अथवा सामनेर किसे कहते थे? तो बालक को क्या कहते थे प्रवज्जा संस्कार के बाद? श्रमण अथवा सामनेर कहते थे। क्लियर हुआ ये? एक चीज और यहां क्लियर करिए, प्रवज्जा का आशय भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो प्रवज्जा का आशय दूर जाना, लेकिन दूर जाना जैसा कि उपनयन का मीनिंग था समीप लाना, तो गुरु के समीप लाना, यहां प्रवज्जा का आशय है दूर जाना। इसका मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए किससे दूर जाना? घर से दूर जाना। किससे दूर जाना होता था? घर से दूर जाना पड़ता था। घर से दूर जाकर क्या करते थे बच्चे? शिक्षा ग्रहण करते थे, राइट? क्लियर हुआ ये? एक पॉइंट और छूटा हुआ है, अगर बात करी जाए कि प्रवज्जा की आयु कितनी होती थी, प्रवज्जा संस्कार की आयु कितनी होती थी, इस पॉइंट पर बहुत मतभेद है। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से लिखा गया है। कुछ किताबें 8 वर्ष लिख रही, कुछ किताबें 5 वर्ष लिख रही, कुछ किताबें 6 वर्ष लिख रही। लेकिन जितना मैंने स्टडी किया है, जहां तक मुझे मैंने इसको बहुत खोजा है, तो मेरे अकॉर्डिंग है आपका प्रवज्जा की आयु 6 वर्ष से 8 वर्ष तक मानी जाती थी। न्यूनतम 6 वर्ष में हो जाता था और अधिकतम 8 वर्ष में हो जाता था। इसलिए आप एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो एक बार ऐसा हुआ है, शायद 2017 के एग्जाम में ये सवाल आया हुआ है, जहां पर ये पूछा गया था। 2017 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि प्रवज्जा की आयु कितनी होती थी, और 6 ऑप्शन नहीं था उसमें, 8 ऑप्शन था। 8 को सही माना गया था। क्लियर हुआ ये? अगर कहीं न्यूनतम पूछता है तो फिर आप, हाँ, ये तय है कि प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत बालक की 6 वर्ष की आयु से हो जाती थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब चर्चा करते हैं उच्च शिक्षा की। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा के विषय में क्या है? तो यहां सबसे पहला पॉइंट होगा उच्च शिक्षा के केंद्र विहार होते थे। अगर सामान्य पूछा जाता है तो फिर आप मठ और विहार दोनों लगाइए, और नहीं तो प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र मठ और उच्च शिक्षा के केंद्र क्या होते थे? विहार होते थे। अगला पॉइंट, उच्च शिक्षा के लिए कोई संस्कार नहीं होता था। कोई संस्कार नहीं था। इसका मतलब फिर एडमिशन कैसे होता था उच्च शिक्षा में?
प्रवेश की त्रिस्तरीय, प्रवेश में 3 स्तरों की परीक्षा ली जाती थी। प्रवेश परीक्षा, आधार क्या होता था एडमिशन का? उच्च शिक्षा के लिए केवल प्रवेश परीक्षा आधार था, जो कैसी थी? त्रिस्तरीय थी, यानी 3 लेवल पर एग्जाम लिया जाता था। आज की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण, पहले बीटीसी, फिर टीईटी, फिर सुपर टेट, तो ये 3 स्तर हैं। आज भी गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमको क्वालिटी टीचर चाहिए, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के लिए। तो उस समय भी इसका मतलब 2 तरीके आप समझिए। एक तो योग्य बच्चे ही हायर एजुकेशन में जा पाते थे, सब नहीं जा पाते थे। आप देखेंगे शायद छटनी करने का तरीका ये सही है उनका, उन्होंने किसी पर्टिकुलर वर्ग को शिक्षा से दूर नहीं रखा, ना प्राथमिक को, ना प्राथमिक में और ना ही उच्च शिक्षा में। लेकिन उच्च शिक्षा में कौन बच्चे जा पाते थे? जब एग्जाम होती थी 3 लेवल पर, तो इसका मतलब जो उच्च शिक्षा के लायक होते थे, एजुकेशन ग्रहण करने के योग्य होते थे, वही बच्चे उच्च शिक्षा में पहुंच पाते थे। राइट, ये उनका सिंपल सा फार्मूला था। शिक्षा की कुल अवधि अगर पूछा जाता है, उच्च शिक्षा की कुल अवधि पूछा जाता है तो 12 वर्ष की होती थी। अब यहां समझने की कोशिश करेंगे आप। प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत 6 वर्ष से आरंभ हो जाती थी और 12 वर्ष तक चलती थी। राइट, और 12 वर्ष की आयु के बाद 12 वर्ष तक के लिए उच्च शिक्षा थी। इसका मतलब टोटल अगर पूछा जाता है तो फिर कितनी हो जाएगी? टोटल अगर पूछा गया तो फिर हो जाएगा आपका 24 वर्ष। अब वैदिक एजुकेशन में जाओगे तो वहां पर भी आपको 24 साल ही लगेगा। राइट, टोटल एजुकेशन की अवधि कितनी थी? सामान्य शिक्षा की 24 वर्ष थी। तो यहां पर भी उच्च शिक्षा और प्राइमरी शिक्षा मिलाकर कितने वर्ष की शिक्षा होती थी? 24 वर्षों की होती थी। ये बात क्लियर हुई? राइट, अब आगे और समझते हैं इसमें, और क्या था? एक महत्वपूर्ण पॉइंट, उच्च शिक्षा की समाप्ति एवं संघ में प्रवेश। 2 पॉइंट समझना। एक तो उच्च शिक्षा की समाप्ति और दूसरा क्या था? संघ में प्रवेश। जब बच्चा उच्च शिक्षा पूरी कर लेता था तो प्रोसेस होता था संघ में प्रवेश का, और संघ में प्रवेश की भी कुछ अवधि थी। 5 वर्ष की शिक्षा यहां रहती थी और रहती थी। राइट, बट ये किस लिए होती थी? ये बौद्ध भिक्षुक बनने के लिए होती थी, ऐसे कह सकते हो आप। जो लोग बौद्ध संघ में प्रवेश करते थे वो धर्म का प्रचार करते थे और नव शिष्यों को श्रवण अथवा सामने को शिक्षा देने का कार्य करते थे। अगर यहां पूछा जाता उच्च शिक्षा की समाप्ति एवं संघ में प्रवेश पर उपसंपदा संस्कार किया जाता था। क्लियर हुआ ये? इसका मतलब अगर बात की जाए कि बौद्ध शिक्षा में 2 प्रमुख संस्कार होते थे। पहला कौन सा? प्रवज्जा, और दूसरा कौन सा होता था? उपसंपदा संस्कार। अब यहां सवाल 2 तरीके से पूछ सकते हैं। संघ में प्रवेश की प्रक्रिया क्या होती थी? उपसंपदा संस्कार। या फिर उच्च शिक्षा की समाप्ति किस संस्कार से होती थी? तब भी आपका जवाब होना चाहिए उपसंपदा संस्कार। आई होप क्लियर हुआ होगा। राइट, कुछ पॉइंट्स और देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट माने जाएंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट यह है
मेन पॉइंट्स में 2 पॉइंट्स हैं, उनको और समझना वो सवाल बन सकते हैं। सबसे पहला मुझे लगता है कि प्रवज्या संस्कार के बाद बालक को सिद्धरस्तु बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रवज्जा संस्कार के बाद बालक को सिद्धरस्तु नाम की पोथी रटवाई जाती थी। राइट? अब पूछा जा सकता था प्रवज्जा संस्कार के बाद मठ में बालक को कौन सी बाल पोथी रटवाई जाती थी, तो आप याद रखेंगे सिद्धरस्तु। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अब जब रटवाई जाती थी तो अगला पॉइंट और याद रखना, बौद्ध शिक्षा प्रणाली किस विधि पर बल देती थी, तो यहां याद रखना रटने की विधि पर बल दिया जाता था। बाकी और सारी विधियां जो थी वो थी ही, व्याख्यान विधि थी, प्रश्नोत्तर विधि थी, समस्या समाधान विधि थी, जितनी मौखिक आप पढ़कर आए हो पहले वो थी ही। लेकिन यहां एक चीज और समझना, बस ये चीज है इंपॉर्टेंट, कि रटने की विधि पर बल दिया जाता था। और वो रटना सिखाते किससे थे? सिद्धरस्तु से सिखाते थे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलिए एक और मेन पॉइंट है जो सवाल बन सकता है। जैसा कि आप पढ़ चुके हो, बौद्ध शिक्षा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। तो महात्मा बुद्ध के बाद अगर बात की जाए कि बौद्ध दर्शन की 2 शाखाएं हो गई थी, तो अगर पूछा जाता है आगे चलकर बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं बनी, ये भी सवाल बन सकता है। वो कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी महायान, और दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी हीनयान। आप याद रखना यहां से महायान और हीनयान 2 शाखाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से, बौद्ध शिक्षा से संबंधित है। इसका डिटेल वर्णन हमारे यहां नहीं है क्योंकि इतिहास के पॉइंट्स बन जाएंगे। महायान को उच्च श्रेणी वाला वर्ग मानते थे और हीनयान को निम्न। ये लोग महात्मा बुद्ध की शिक्षा पर ज्यादा बल देते थे और ये लोग मूर्तियों पर, शायद कंफर्म तो नहीं है, ये मूर्ति लगाने पर ही ज्यादा बल देते थे, ऐसा कुछ इनका है। लेकिन अगर हिस्ट्री की दृष्टि से देखेंगे तो फिर वो दूसरा हो जाएगा। हमारे यहां सिर्फ यही 2 पॉइंट होंगे कि बौद्ध धर्म की 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी, महायान और हीनयान। बस इतना सवाल बन सकता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। बौद्ध शिक्षा की प्रमुख संस्थाएं। अब यह सवाल यहां बन सकता है कि प्रमुख संस्थाएं अथवा केंद्र। आप सबको पता है कि बौद्ध शिक्षा की सबसे प्रमुख संस्था कौन सी है? सबसे पहली और सबसे प्रमुख है आपकी नालंदा। वर्तमान में बिहार, पटना से कुछ दूरी पर है। अब अगर बात करेंगे वर्तमान दृष्टि से, तो अब वो विश्वविद्यालय की परिणति में है, जीर्णोद्धार किया गया और वर्तमान में उसके जो प्राचार्य हैं वो डॉक्टर अमर्त्य सेन है, इकोनॉमिक्स में जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया था अब इस समय। लेकिन आज की बात नहीं चल रही, ये प्राचीन काल में बात चल रही।
ठीक है। तो अगर नालंदा के विषय में बात करेंगे, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात है, विश्व का सबसे बड़ा। पूछा जाए विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तो फिर आप तक्षशिला चुनेंगे। अगर पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, तब आप नालंदा चुनेंगे। और इंडिविजुअल अगर पूछा जाता है कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र, तो नालंदा। वैदिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र, तो तक्षशिला। ये दो क्वेश्चन आप याद रखेंगे। यहां बहुत सारे राइटर्स बहुत सारी बातें लिख रहे हैं नालंदा के बारे में। सबसे पहली बात तो यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बख्तियार खिलजी, उसने इसको नष्ट किया था, उसने इसको जलवाया था। ठीक है। इसके बाद उस पर लगातार आक्रमण हुए, लेकिन नालंदा के अवशेष आज भी हैं। और बहुत सारी किताबें ये बताती, इतिहास बताता है कि नालंदा एक अद्वितीय संस्था थी। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जिस समय विदेशी यात्री यहां पढ़ने आते थे, उनमें से बहुत सारे लोगों का वर्णन है जो ये कहते हैं कि नालंदा में 300 क्लासरूम्स थे। आप कल्पना करिए 300 क्लासरूम थे, राइट। इसकी लाइब्रेरी 9 मंजिल की थी, सोच सकते हैं आप। 3 लाख किताबों का भंडार था। 1500 शिक्षक कंटिन्यू टीचिंग करते थे, सोच कर देखिए आप। पूरी तरीके से आवासीय था, रहने की व्यवस्थाएं, छात्रावास अलग थे, बड़े बड़े सभागार, 8 सभागार थे, ऐसे करके बहुत सारे वर्णन है। लेकिन एक सवाल यहां से और बन सकता है, उसको याद रखना बस। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय तीन खंडों में विभाजित था। जिनके नाम बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है आपका रत्नोदधि, दूसरा आपका रत्न सागर, और तीसरा आपका रत्न रंजक। ये 3 चीजें पूछी जा सकती हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में रत्नोदधि, रत्न सागर या रत्न रंजक किसके नाम थे? तो पुस्तकालय के 3 खंडों के नाम थे, राइट। बाकी अब हम यहां से अगर बात करेंगे तो फिर आपके निर्माण की बात कर लेंगे। निर्माण की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो फिर आप देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट यहां से समझने की कोशिश करेंगे। नालंदा में पहला विहार, सबसे प्रथम विहार अगर पूछा जाता है, प्रथम विहार का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया। ये याद रखना, सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया। ध्यान देने वाली बात कि हमने बोला प्रथम विहार का निर्माण किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था, राइट। अगर कहीं इसमें चलिए देखते हैं एक्सरसाइज, बौद्ध शिक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, लेक्चर आपने पढ़ा है, आप लोग आंसर करने का अधिक से अधिक प्रयास करिए। अपने स्कोर को मैच करते जाइए और ये देखते जाइए कि कितना आप सीख रहे हैं। तुरंत फीडबैक, ठीक है, आप अपने अनुसार। स्टार्ट करूं? चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बौद्ध शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रवज्ञा के बाद छात्र को संबोधित किया जाता था। अभी आपने पढ़ा, आई होप आप आंसर कर पाएंगे। आराम से जवाब देते चलिए। प्रवज्ञा संस्कार
के बाद छात्र को क्या संबोधित किया जाता था? ऑप्शन ए भिक्षु, ऑप्शन बी श्रमण, ऑप्शन सी अंतेवासी, ऑप्शन डी द्विज। क्लियर हुआ? ओके, बी इज राइट आंसर। एक बात यहां समझने की कोशिश करें आप कि फिर ये तीन नाम किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? भिक्षु, संघ में जो प्रवेश कर जाते थे उनको कहा जाता था, जो संघ में प्रवेश करते थे उनको क्या कहते थे? उनको भिक्षुक कहते थे। और ये दो नाम किसके लिए यूज होते थे? अंतेवासी और द्विज। ये दोनों नाम उपनयन संस्कार के बाद, वैदिक शिक्षा में जिन छात्रों का उपनयन हो जाता था, उपनयन के बाद छात्रों को इन दो नामों से बुलाया जाता था, अंतेवासी, द्विज। लेकिन यहां पूछा गया था आपका प्रवज्या के बाद छात्र को, तो प्रवज्या के बाद छात्र को क्या कहते थे? श्रमण अथवा सामनेर। तो श्रमण राइट आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, बौद्ध धर्म की दो शाखाएं हैं। अभी जस्ट पढ़ा था हम लोगों ने, राइट? कौन कौन सी दो शाखाएं हैं? ऑप्शन ए देवधाम तथा ऋषिधाम, ऑप्शन बी श्वेतांबर और दिगंबर, ऑप्शन सी महायान और हीनयान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्लियर हो गया होगा आपका? सी इज राइट आंसर, महायान और हीनयान। ठीक है। अब अगर श्वेतांबर और दिगंबर की बात की जाएगी तो ये जैन धर्म में है। ठीक है। देवधाम ऋषिधाम कोई नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही ऑप्शन बनाया गया। तो अगर पूछा जाता श्वेतांबर और दिगंबर तो ये जाएगा आपका जैन से रिलेटेड, और अभी पूछा गया था आपका बौद्ध धर्म से, तो महायान और हीनयान। क्लियर हुआ होगा? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, नालंदा विहार का प्रथम संस्थापक था। आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस लेक्चर बेस्ड हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस लेक्चर से अलग भी होंगे, लेकिन पहले चूंकि टीचिंग का आप सबको पता है ज्ञात से अज्ञात बढ़ते हैं, तो इसका मतलब स्कोर अच्छा करके आगे बढ़िए आप। नालंदा विहार का प्रथम संस्थापक कौन था? सम्राट अशोक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ह्वेनसांग, ऑप्शन सी फाहियान, ऑप्शन डी महाराजा चंद्रसेन। ए इज राइट आंसर, सम्राट अशोक। अब एक बात देखिएगा, ह्वेनसांग और फाहियान ये दो विदेशी छात्र हैं जो किसके स्टूडेंट थे? नालंदा के स्टूडेंट थे ये, राइट? तो अक्सर पूछा जाता है ह्वेनसांग कहां का स्टूडेंट था, तो नालंदा आप लगाइए। ठीक। और नालंदा एक ऐसा संस्थान था जहां भारत ही नहीं अपितु दुनिया भर के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, रत्नोदधि, रत्नसागर तथा रत्नरंजक नालंदा में किसके नाम थे? ऑप्शन ए प्रयोगशाला के, ऑप्शन बी छात्रावासों के, ऑप्शन सी सरोवरों के, ऑप्शन डी पुस्तकालय खंडों के। क्लियर हो गया होगा आपका? डी इज राइट आंसर, पुस्तकालय खंडों के थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नालंदा पर किसने आक्रमण किया? मैंने नाम लिया था लेक्चर में, अगर आप सुन पाए होंगे आप लेक्चर को रिपीट करके सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। इस सवाल का आंसर आपको खुद ही करना है, मैं आपको ऑप्शन बोले देता हूं, आप लोग अपना जवाब करिए, पीछे जाइए लेक्चर में देखिएगा। ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी चीनी यात्रियों ने, ऑप्शन डी सम्राट अशोक ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध काल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बालक का डैश होता था। जब बालक शिक्षा ग्रहण करता था
उसके लिए क्या करवाया जाता था? सिंपल सा क्वेश्चंस को इधर से उधर घुमाया है मैंने केवल। ए ऑप्शन उपनयन संस्कार, बी ऑप्शन विद्यारंभ संस्कार, सी ऑप्शन विस्मिल्लाह रस्म, डी ऑप्शन प्रवज्जा संस्कार। क्लियर हुआ होगा आपका? डी इज राइट आंसर, प्रवज्जा संस्कार। अब अगर पूछा जाता उपनयन, उपनयन वैदिक शिक्षा का, वो भी उच्च शिक्षा का संस्कार है वैदिक शिक्षा में। विद्यारंभ वैदिक शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा का संस्कार है, और विस्मिल्लाह संस्कार मुस्लिम शिक्षा का संस्कार है। ठीक है, बिस्मिल्लाह रस्म, संस्कार वहां नहीं होते, वहां रस्म होती थी। तो बिस्मिल्लाह रस्म मुस्लिम शिक्षा का। 3 नहीं है तो डी इज राइट आंसर, प्रवज्जा संस्कार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रवज्जा की आयु थी। अब यहां समझिएगा, प्रवज्जा की आयु पूछ रहा है तो हम बेसिक शुरुआत का लगाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 7 वर्ष, ऑप्शन डी 9 वर्ष। हम किसको लगाएंगे? हम 6 वर्ष को लगाएंगे। ठीक है, चलिए, मैंने बोला था न्यूनतम 6 वर्ष है और अधिकतम कितनी है? अधिकतम 8 वर्ष है। जैसे उपनयन में बताया था न्यूनतम 8 वर्ष है और अधिकतम 16 वर्ष है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का मुख्य कारण है। इसे आप सोचकर बताइए। बौद्ध धर्म के अनुसार दुखों का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए मन, ऑप्शन बी अविद्या, ऑप्शन सी इच्छाएं, ऑप्शन डी अधिक ज्ञान। बी इज राइट आंसर, अविद्या, अज्ञान। राइट, हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारी अज्ञानता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जीवन में सभी प्रकार की लालसाओं की समाप्ति का अर्थ है। ऑप्शन ए निर्वाण प्राप्त करना, ऑप्शन बी मुक्ति प्राप्त करना, ऑप्शन सी ब्रह्म प्राप्त करना, ऑप्शन डी आनंद प्राप्त करना। आई होप आपने क्लियर किया होगा। ए इज राइट आंसर, निर्वाण प्राप्ति। बौद्ध शिक्षा में सभी प्रकार की लालसाओं को समाप्त करना ही क्या कहलाता है? आपका निर्वाण प्राप्त करना कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, बौद्ध काल में संघ में प्रवेश होता था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बौद्ध काल में संघ में प्रवेश होता था। ऑप्शन ए उपनयन संस्कार से, ऑप्शन बी प्रवज्जा संस्कार से, ऑप्शन सी उपसंपदा संस्कार से, ऑप्शन डी समावर्तन संस्कार से। आप जवाब दीजिए इसका। उपनयन, प्रवज्जा, उपसंपदा, समावर्तन। ओके, क्लियर, सी इज राइट आंसर, उपसंपदा संस्कार। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की समाप्ति एवं संघ में प्रवेश का जो संस्कार होता था उसे क्या कहते थे? उसे उपसंपदा संस्कार कहते थे। ठीक है, वर्तमान में अगर देखेंगे तो कन्वोकेशन, यूनिवर्सिटीज जब डिग्री बांटने का काम करती है, प्रमाण पत्र बांटने का काम करती है, तो वो समापन अवधि होती थी। तो सत्र का समापन कह सकते हो आप, किससे होता था? उपसंपदा संस्कार से किया जाता था। राइट, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, 10 शिक्षा पदानी किस शिक्षा से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल। 10 शिक्षा पदानी। ऑप्शन ए मुस्लिम शिक्षा, ऑप्शन बी सिख शिक्षा, ऑप्शन सी बौद्ध शिक्षा, ऑप्शन डी वैदिक शिक्षा। सिख शिक्षा से आपका अनुमान लगाना गलत होगा। केवल ये चीज समझने के लिए ये प्रश्न बनाया गया। 10 शिक्षा, हालांकि जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप ये चीज जानिए कि बौद्ध शिक्षा हम पढ़ रहे हैं और बौद्ध शिक्षा से ही संबंधित क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और वैसे भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिख शिक्षा कहीं पर नहीं मिली हमको। तो बात करी जाए तो सिख शिक्षा से तो इसका कोई संबंध होगा ही नहीं, आप इसे रिजेक्ट करिए और आंसर होगा आपका बौद्ध शिक्षा। ठीक है, ये बात क्लियर है।
अब समझिए 10 शिक्षा पदानी होता क्या था। ध्यान से सुने आप। जब छात्र का प्रवज्जा संस्कार हो जाता था तब उसको 10 नियमों 10 आदेशों और नियमों को पालन करना बताया जाता था। जैसे कि झूठ नहीं बोलेगा, व्यसन नहीं करेगा, जमीन पेड़ के नीचे ही उसका सोना होगा, स्वाध्ययन करेगा, ऐसा कुछ है उसमें। मेडिसिन के रूप में गौमूत्र का सेवन करेगा। ये 10 नियम दिए गए थे जिनको मानना पड़ता था किसको, श्रमण अथवा सामनेर को। तो 10 नियम ही आपके हैं क्या, 10 शिक्षा पदानी है आपका, राइट। और ये किस शिक्षा से संबंधित था, ये आपका बौद्ध शिक्षा से संबंधित था। अब क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, बौद्ध शिक्षा एवं ज्ञान के प्रमुख केंद्र थे। फिर से सुनिए, बौद्ध शिक्षा एवं ज्ञान के प्रमुख केंद्र थे। ऑप्शन ए परिषदें, ऑप्शन बी मकतब, ऑप्शन सी मठ, ऑप्शन डी गुरुकुल। क्लियर, सी इज राइट आंसर। बौद्ध शिक्षा एवं ज्ञान के प्रमुख केंद्र क्या होते थे, मठ होते थे। मकतब से कोई मतलब है नहीं, ये मुस्लिम शिक्षा का केंद्र था। गुरुकुल और परिषदें ये वैदिक शिक्षा के केंद्र थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, बौद्ध काल में शिक्षा आरंभ करने की आयु थी। फिर से ध्यान से जवाब दीजिए आप। ऑप्शन ए 6 वर्ष, ऑप्शन डी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। ए इज राइट आंसर। 6 वर्ष शिक्षा की शुरुआत, शिक्षा का आरंभ करने की आयु क्या होती थी, 6 वर्ष होती थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। प्रवज्जा का शाब्दिक अर्थ है ए समीप लाना, बी बाहर जाना, सी घर लौटना, डी जाग जाना। आई होप आपने चुन लिया होगा ऑप्शन को। बी इज राइट आंसर, बाहर जाना। उपनयन का आशय था समीप लाना, लेकिन किसके समीप लाना, गुरु के समीप लाना। प्रवज्जा का आशय है बाहर जाना, किससे बाहर जाना, घर अथवा गृह से बाहर जाना। शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे घर छोड़कर कहां जाते थे, मठ और विहार में जाते थे, राइट। इसलिए यहां पर बाहर जाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध शिक्षा में छात्र को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती थी। संघ में प्रवेश की अनुमति किससे प्राप्त होती थी। ऑप्शन ए पर संपदा संस्कार, ऑप्शन बी उपसंपदा संस्कार, ऑप्शन सी प्रवज्जा संस्कार, ऑप्शन डी धम्म संपदा संस्कार। क्लियर हुआ, बी इज राइट आंसर, उपसंपदा संस्कार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रवज्जा संस्कार की न्यूनतम आयु थी। अब ये सवाल देखिए, जो आया हुआ सवाल है मैंने वो इस एक्सरसाइज में डाला है। प्रवज्जा संस्कार की न्यूनतम आयु थी। ऑप्शन ए 8 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 11 वर्ष, ऑप्शन डी 12 वर्ष। अब इस सवाल में हमारे पास मजबूरी है कि हमारे पास ऑप्शंस है नहीं, इसलिए हम किसको सही मानेंगे, ए को सही मानेंगे। लेकिन एग्जाम बुक्स ने इसी को, इसके आंसर को ही पब्लिश कर दिया, इसलिए अब किताबों में मकदूद है और आप सब लोग भी शायद एग्जाम बुक्स ही पढ़ रहे हैं, इसलिए ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं। 8 वर्ष अधिकतम थी, ना कि न्यूनतम थी। न्यूनतम तो 6 वर्ष थी, ठीक है। बट इस सवाल का जवाब ए ही होगा, 8 वर्ष होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र कहलाता था। आप देखेंगे इससे संबंधित एक सवाल हम पहले पूछ चुके हैं, ये दूसरा सवाल, लेकिन आंसर दूसरा है इसका। ऑप्शन ए द्विज, ऑप्शन बी अंतेवासी, ऑप्शन सी भिक्षु, ऑप्शन डी सामने। गैस करिए। ओके, डी इज राइट आंसर, सामने। प्रवज्जा संस्कार के बाद छात्र को श्रमण अथवा सामनेर कहकर बुलाया जाता था, ठीक है। तो यहां कौन सा है आपका, सामनेर।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, बौद्ध काल में शिक्षा की पूर्ण अवधि थी। पूर्ण का मतलब टोटल अवधि पूछ रहा है। ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। तो पूर्ण अवधि पूछा गया इसमें, आप समझिए इसको प्रारंभिक और उच्च शिक्षा दोनों को मिलाकर यह है आपका बी 25 वर्ष। है तो 24, लेकिन 24 का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम टू क्लोज 25 को चुनेंगे। 25 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19, संघ में प्रवेश के उपरांत छात्रों को कितने नियमों के आदेशों का पालन करना होता था? याद होगा आपको, अभी 10 सिक्का आपको बताया था, 10 सिक्का पदानी। ऑप्शन ए 10 नियम, ऑप्शन बी 12 नियम, ऑप्शन सी 3 नियम, ऑप्शन डी 8 नियम। क्लियर हो गया होगा आपका? 10 नियम इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्धकालीन शिक्षा का माध्यम था। ऑप्शन ए संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी पाली भाषा, ऑप्शन सी अपभ्रंश भाषा, ऑप्शन डी प्राकृत। क्लियर हो गया होगा? ये भी बी इज राइट आंसर, पाली भाषा। तो ये थे आज के 20 सवाल आपके बौद्ध शिक्षा से संबंधित। उम्मीद है आप सबने बहुत अच्छे से अपने आंसर किए होंगे। अंत में अपना स्कोर भी कर लीजिए। और कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है कि लेक्चर पीडीएफ पर भी मिले, तो आप यूट्यूब पर हमारा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, ठीक है। और बाकी के सारे लेक्चर, पिछले भी बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं। आप लोग एक एक करके सारे चैनल्स, सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोज को देख लीजिएगा चैनल पर जाकर। ये सारे के सारे लेक्चर आपकी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए आज जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले लेक्चर्स के लिए भी आप यूट्यूब पर सारे वीडियोस एक एक करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई कठिनाई आ रही है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो 9936474790 पर, या फिर इसी नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। टेलीग्राम और यूट्यूब पर लगातार देखते रहिए अपडेट्स के लिए। स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।